पिछले पार्ट में हम पढ़े थे कि लेखक जब कौसानी उतरते हैं बस अड्डे पर, कौसानी के बस अड्डे पर उतरते हैं तो उन्हें लगता है वे बिल्कुल ठगे गए हैं, क्योंकि वहाँ पर ऐसा कुछ था ही नहीं देखने लायक। ऊबड़ खाबड़ कुछ मतलब झोपड़ियाँ थी और कुछ हरी भरी मतलब मखमली घास थी, इसके अलावा उन्हें कुछ नज़र नहीं आता। तो वे बहुत खिन्न थे। पर जैसे ही वे पलटते हैं, पीछे की ओर पलटते हैं, तो वहाँ का अपार दृश्य देखकर वे ठगे से रह गए। वे एकदम से मतलब चीख उठते हैं कि भाई मैं क्या देख रहा हूँ, इतना सुंदर नज़ारा। पूरा बादल छाया हुआ था, बादल के हटते ही उन्हें हिमालय नज़र आता है। हिमालय में क्या है, बर्फ़ नज़र आता है, हिम वाला बर्फ़। हिमालय में क्या है, बर्फ़ नज़र आते ही वे उछल पड़ते हैं। और तब लेखक के जो दोस्त हैं वे क्या है, शुक्ल जी मुस्कुराते हैं। भाई इतना बेचैन हो रहे थे, हाँ कौसानी आई नहीं उसके पहले ही इतना कुछ कहने लगे। तो अब क्या है, वहाँ पर जब देखते हैं, बादलों को देखते हैं तो काफ़ी खुश हो जाते हैं। बादल मानो लुका छुपी खेल रहे थे, कभी बर्फ़ दिखती है, कभी बर्फ़ ढक जा रही थी। तो यहाँ से वे लोग कहाँ पहुँचते हैं, डाक बंगले पहुँचते हैं। डाक बंगले के जो खानसामा साहब हैं वे क्या कहते हैं, आप लोग तो बहुत ही खुशकिस्मत वाले हैं जो आपको क्या है आज बर्फ़ दिखने को मिला, आसमान साफ मिला। इसके पहले 14 टूरिस्ट आए और वे बिना हिम दर्शन के ही लौट गए। उसके आगे हम पढ़ेंगे पेज नंबर 55 खोलिए। सामान, उन लोग जो अपने साथ सामान लाए थे उन सामानों को रख दिया गया, पर मैं, मेरी पत्नी, सेन, शुक्ल जी सभी बिना चाय पिए सामने के बरामदे में बैठे रहे। उन लोग और चाय तक नहीं पीते, बस सामान रखते बरामदे में बैठ गए और एक टक सामने देखते रहे। बादल धीरे धीरे नीचे उतर रहे थे, बादल जो है क्या धीरे धीरे नीचे उतर रहे थे और एक एक कर नए नए शिखरों की हिम रेखाएं अनावृत हो रही थी। और धीरे धीरे हिम जो शिखर है एक एक करके नज़र आने लगी। ठीक है, इसके पहले बादल छाए हुए थे, बादल हटने लगे और एक एक हिम शिखर नज़र आने लगी और फिर सब खुल गए। उसके बाद पूरा हिमालय जो साफ दिखने लगता है। हिमालय की जो शिखरें हैं, सोमेश्वर की घाटी साफ नज़र आने लगी। बाईं ओर से शुरू होकर दाईं ओर गहरे शून्य में धंसती जाती हुई हिम शिखरों की ऊबड़ खाबड़ रहस्यमयी रोमांचक श्रृंखला। हमारे मन में उस समय क्या भावनाएं उठ रही थी, यह अगर बता पाता तो यह खरोच या पीर ही क्यों रह गई होती। सिर्फ एक धुंधला सा संवेदन इसका अवश्य था कि जैसे बर्फ के सिल के सामने खड़े होने पर मुंह पर ठंडी ठंडी भाप लगती है। मतलब जिस प्रकार क्या है, बर्फ़ के सिल से भाप उठती है और वो अपने चेहरे पर लगती है, तो वैसा ही वहाँ पर जो लोग बालकनी में थे, बरामदे में खड़े थे, तो ये कुहासा जो है, शीत के वो आभास उन्हें लग रहा था। ठंडी ठंडी जो हवा है या भाप है वह उनके गालों में छू रही थी। वैसे ही हिमालय की शीतलता माथे को छू रही है और ये सारे संघर्ष, सारे अंतर्द्वंद, सारे ताप जैसे नष्ट हो रहे थे। तो जैसे ही हिमालय की ये ठंडक जो है उनके गालों को, माथे को छू रही थी, तो उनमें जो थकावट थी, उनके अंदर जो अंतर्द्वंद था, सब धीरे धीरे छू मंतर हो गया। क्यों पुराने साधकों ने दैहिक, दैविक और भौतिक कष्टों को ताप कहा था और उसे नष्ट करने के लिए वे क्यों हिमालय जाते थे, यह पहली बार मेरी समझ में आ रहा था। और अकस्मात एक दूसरा तथ्य मेरे मन में क्षितिज पर उदित हुआ। कितनी कितनी पुरानी है वह हिम राशि। तो क्या है, हिम राशि कितनी पुरानी। वे सोचते बाप रे बाप, ये जो पहाड़ के ऊपर चोटी पर जो हिम राशि है, मतलब बर्फ है, ये पता नहीं कितने सैकड़ों साल पुराने हैं। जाने किस आदिम काल से यह शाश्वत है। अविनाशी हिम इन शिखरों पर जमा हुआ है। तो ये हिम शिखरों पर ये बर्फ़ जो है, मतलब कितने सालों से हिमालय में ये बर्फ़ जो है इन चोटियों पर जमा हुआ है।
कुछ विदेशियों ने इसीलिए इस हिमालय को बर्फ को कहा है चिरंतन हिम। तो इसीलिए कुछ विदेशी पर्यटकों ने क्या कहा, चिरंतन हिम, मतलब यह जो बर्फ है यह कभी पिघलने वाली नहीं है, चिरकाल जो है हिमालय के चोटियों पर बसी है, अनादिकाल से यह हिम जो है वहाँ पर बसी हुई है। सूरज ढल रहा था और सुदूर शिखरों पर दर्रों, ग्लेशियर जल घाटियों का क्षीण आभास मिलने लगा था। आतंकित मन में से मैंने यह सोचा था कि पता नहीं इन पर कभी मनुष्य का चरण पड़ा भी है या नहीं, या अनंत काल से इन सूने बर्फ ढके दरों में सिर्फ बर्फ के अंधड़ हू करते हुए बहते रहते हैं। तब क्या शाम को क्या सूरज ढलने लगता है, शिखरों की आभा जो है एकदम से और खूबसूरत दिखने लगती है। लेखक को ऐसा लगता है इतना सुंदर बर्फ जो नज़र आए, पता नहीं किसी के चरण वहाँ पर पड़े भी है या नहीं, अनादिकाल से किसी ने क्या वहाँ पे पांव तक रखे हैं। इतना सुंदर स्थान है, किसी के चरण भी वहाँ पे स्पर्श हुए हैं क्या, लेखक को यह प्रतीत होता है। अब क्या है, सूरज डूबने लगता है और धीरे धीरे जो ग्लेशियर है वो पिघलने लगती है, पिघली केसर सी बहने लगी, मतलब इतना सुंदर कलर दिखता है जो ग्लेशियर पिघलने लगती है सूर्यास्त होते वक्त, तो वो पिघली केसर के समान नज़र आने लगती है। बर्फ़ जो है कमल के लाल फूलों में बदलने लगी। जो बर्फ़ का रंग है ना, हिमालय में जो बर्फ़ मतलब चोटियों में जो बर्फ़ है वह एकदम से कमल के फूल के समान लाल दिखने लगी। घाटियाँ गहरी नीली हो गई, और जो घाटियाँ जो थी वह कैसी हो गई, एकदम से नीली हो गई। अंधेरा होने लगा, धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा और हम उठे। अब क्या है, जब अंधेरा छाने लगा तो उन लोग क्या बैल्कनी से उठते हैं और हाथ मुंह धोने के लिए एवं चाय पीने के लिए वे अंदर घुसते हैं और मुंह हाथ धोने और चाय पीने में लगे, पर सच सब चुपचाप थे, गुमसुम जैसे सबका कुछ छिन गया हो, या शायद सबको कुछ ऐसा मिल गया हो जिसे अंदर ही अंदर सहेजने में सब आत्मलीन हो, अपने में डूब गए हो। सब के सब क्या है, मानो डूब गए। सभी को ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ पा लिया है। देखो अब तक लेखक के मन में जैसे काफ़ी रोष था, अंतर्द्वंद था, पर जैसे ही उन्होंने हिम दर्शन किया तो उनके अंदर जितने भी कष्ट थे सब दूर हो गए, उनमें और कोई ग्लानि नहीं रही। वे तो बरामदे में बैठे तो बैठे और वहाँ से उठने का नामो निशान तक नहीं, और वहाँ तब तक बैठे रहे जब तक सूर्यास्त नहीं हुआ। सूर्यास्त के बाद वे हाथ मुँह धोते हैं और फिर चाय पीते हैं। आशा करती हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। बाकी जो है वो मैं आपको लास्ट पार्ट में समझाऊंगी। धन्यवाद।